The question is, explain the concept of cryptocurrencies and explore the necessity of establishing comprehensive, forward-thinking and adaptable regulatory framework for cryptocurrencies in India. Hi everyone, welcome to EduChemy, and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains. ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सके कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलिवेंट रहेगा, और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर्स। यू माइट बी नोइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट क्रिप्टो करेंसी, आप बहुत ज्यादा जानते होंगे हो सकता है इसके बारे में। यू हैव एम्पल इंफॉर्मेशन अबाउट क्रिप्टो करेंसी, लेकिन यू हैव टू put all those information in a beautiful answer under the word limit of 150 words। तो इसी को हम लोग बेसिकली आंसर राइटिंग बोलते हैं कि आप अपने सारे इंफॉर्मेशन को किस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि वो अच्छा दिखे एंड फेच यू दी मैक्सिमम मार्क्स। नाउ इफ यू आस्क्ड अबाउट द डिफिकल्टी ऑफ दिस क्वेश्चन, तो दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अगर आप बोलेंगे तो क्रिप्टो करेंसीज के बारे में हम बहुत पढ़ते हैं प्रीलिम्स में भी, एंड दिस इज अ रिलेटिवली इजियर क्वेश्चन, सो वी विल पुट दिस इन L2 ओनली। तो ये L2 लेवल का क्वेश्चन है। इसमें थोड़े इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए अबाउट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ क्रिप्टो करेंसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, बट स्टिल इट इज क्वाइट आंसरेबल। नाउ द सेकंड पार्ट इज अगेन वी आर रिपीटिंग द सेम थिंग कि whenever a question that is asked in UPSC mains, it is strictly based on the main syllabus. If you'll see GS3, तो वहां पर एक टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेसिकली आपको पता है क्रिप्टो करेंसी इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी ऑफ ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन हम लोग बहुत पढ़ते हैं, इसके बारे में इसका डिफरेंट यूजेस भी पढ़ते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी से पास्ट ईयर्स में 21 में भी और रिसेंट टाइम्स में क्वेश्चन देखने को मिला है मेंस में, पर ऐसा नहीं है कि इसे क्वेश्चन आगे नहीं बन सकता है, क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। तो आपके पास अगर डिसेंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग मेंस अबाउट दिस टॉपिक, तो आप एक अच्छा सा आंसर फ्रेम कर सकते हैं, इवन अगर इससे कुछ कोई दूसरा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो यहां पर मेन अपना एम क्या है कि कुछ इंफॉर्मेशन आपको मेंस रिगार्डिंग यहां से कुछ आप जनरेट कर सकें, क्योंकि अगर आप अभी मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप डेली एक आंसर अभी से आप लिखना स्टार्ट करिए। तो आप जो भी आंसर लिखते हैं उससे आपको कुछ इंफॉर्मेशन भी गेन होता है, प्लस आप ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करते हैं कि न्यू पॉइंट्स आप क्रिएट कर पाए। तो ये सारा जो है ना, आपको जब आप फाइनल एग्जाम में जब आप आंसर लिख रहे होते हैं तो ये काफी मदद करता है, क्योंकि वहां पर आप अगर आप एग्जाम में डायरेक्टली जाके लिखेंगे और आपने पहले ये सब आंसर राइटिंग नहीं किया है, तो वहां पर आप पॉइंट्स जनरेट नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल स्टक हो जाएंगे। और स्टक होने का मतलब क्या है कि आप अगर टाइम लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि अगर आपको एक 10 मार्कर क्वेश्चन को आंसर करना है तो यूपीएससी के अनुसार यू गेट अराउंड 7 मिनट्स। ये 7 मिनट में आपको सोचना भी है एंड यू हैव टू फ्रेम द आंसर ऑल्सो। इसी 7 मिनट में इस क्वेश्चन को आंसर करना है। नाउ मूविंग ऑन टू द मेन आंसर पे हम लोग चलते हैं। हम लोग ने डिस्कस कर लिया व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स एंड अदर थिंग्स ऑल्सो। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द मेन थिंग दैट वी हैव टू एड्रेस इन दिस क्वेश्चन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। हमें पता है कि आपको क्रिप्टो करेंसी को इंट्रोड्यूस कर देना है। आप ऐसा सोच के चलिए कि एग्जामिनर को नहीं पता है क्रिप्टो करेंसी, बहुत ऑब्वियस सा चीज जो है आपको बताना पड़ेगा टू द एग्जामिनर। तो हम लोग एक बेसिक से डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी इज इंडीड अ डिजिटल और वर्चुअल करेंसी दैट यूटिलाइजेस क्रिप्टोग्राफी फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। इट ऑपरेट्स इन डिसेंट्रलाइज्ड मैनर, मीनिंग इट इज नॉट गवर्न्ड और कंट्रोल्ड बाय एनी सेंट्रल अथॉरिटी लाइक आरबीआई। और इसके अलावा कुछ आप करेंटली जो प्रिवेलेंट क्रिप्टो करेंसीज है वर्ल्ड में उसको आप कोट कर सकते हैं, बिटकॉइन, एथेरियम, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ जो फेमस है उनको आप कोट कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू दी बॉडी। बॉडी में जाने से पहले हम लोग क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को देखते हैं। तो आपने जो एक्सप्लेन कर दिया है, अब एक्सप्लोर दी, इसको जो है सेकंड पार्ट में हम लोग एड्रेस करेंगे, नेसेसिटी ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव फॉरवर्ड थिंकिंग अडैप्टेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो करेंसीज। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज को, क्या इसके पीछे का टेक्नोलॉजी है। तो यहां पर क्या है, सबसे पहले इसको पॉइंट्स में हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या आप लिख सकते हैं, डिजिटल और वर्चुअल नेचर होता है क्रिप्टो करेंसी का। इट एग्जिस्ट प्योरली इन डिजिटल फॉर्म, डू नॉट, जैसे हमारे यहाँ कॉइन्स है, रुपीज है, उस फॉर्म में तो इसका कोई फिजिकल काउंटर पार्ट तो नहीं है, तो ये पूरी तरह से डिजिटल है। दे आर रिप्रेजेंटेड एज डिजिटल टोकन्स और यूनिट्स दैट कैन बी स्टोर्ड, ट्रांसफर्ड एंड ट्रेडेड, इवन ट्रेडिंग भी हो सकता है इसका इलेक्ट्रॉनिकली। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है डिसेंट्रलाइजेशन है। ऐसा नहीं है कि किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी के वजह से, जैसे आपने आरबीआई में देखा होगा कि आरबीआई जो है वो गारंटी करता है, उसमें आपने नोट में लिखा हुआ देखा होगा कि आरबीआई गारंटी करता है कि वो धारक को 100 रुपए या 10 रुपए दे रहा है। लेकिन यहां क्या है
ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है। इसको आप बोल सकते हैं ना कि कोई गारंटर कोई बैठा हुआ नहीं है आपके पीछे जो कि ये बोलेगा कि इस मनी का ये वैल्यू है। तो एक तरह से ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। आपको पता है ओपन लेजर सिस्टम आप पढ़ते हैं ब्लॉकचेन में, तो उसी तरह से ये उस सिस्टम पे काम करता है। इसके बाद जो क्रिप्टोग्राफी है, बेसिकली जो टेक्नोलॉजी जो कि क्रिप्टोकरेंसी में यूज होता है, उसके बारे में भी आप कुछ बता सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में भी बता सकते हैं, और ये भी आप बता सकते हैं कि इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें कैसे आप ईच ट्रांजैक्शन इज बंडल्ड इनटू अ ब्लॉक, इसको कैसे एक ब्लॉक में कन्वर्ट किया जाता है और कैसे उसको चेन में ऐड कर दिया जाता है कि कोई भी इसको ऑडिट कर सकता है, कोई भी इसको देख सकता है। इसी कारण इसको ओपन लेजर सिस्टम बोलते हैं, और ये काफी ट्रांसपेरेंट है और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो क्या है, इसको आप डिजिटल वॉलेट्स में स्टोर कर सकते हैं, और जो है आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं, किसी से ले सकते हैं। तो ये सब जो है आपको डिजिटल वॉलेट की मदद से किया जाता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और जिसके लिए जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है, दैट इज द माइनिंग प्रोसेस जो होता है। माइनिंग एंड कंसेंसस मैकेनिज्म एक एग्जिस्ट करता है कि जिसमें क्या है कि आप कुछ सर्टेन मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके, या फिर आप कोई भी और भी बहुत सारा चीज हो सकता है जिसको हम लोग माइनिंग के अंदर रखते हैं, वो काम करके जो है आप जो है एक तरह का क्रिप्टो करेंसी गेन कर सकते हैं। ठीक है, एक तरह से आप जनरेट कर सकते हैं अपने लिए। तो ये जो है आप बोल सकते हैं कंसेंसस मैकेनिज्म है सबके बीच में कि माइनिंग करने से आप क्रिप्टो करेंसी जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ क्रिप्टो करेंसी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, अब यहां पर क्या बताइए क्या नेसेसिटी है इसको कि हम लोग रेगुलेट करें और स्टैब्लिश करें एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉरवर्ड थिंकिंग एंड अडेप्टेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो करेंसी। तो हम लोग देखते हैं इसका नीड क्या है। तो नीड क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर कंज्यूमर्स इसको यूज करने लगे ट्रांजैक्शन में तो उनको क्या प्रोटेक्शन मिलेगा। नाउ रुपीज के अगेंस्ट या दूसरे करेंसी के अगेंस्ट तो जो हम लोग क्या करते हैं उस समय आपको कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, आरबीआई गारंटर होता है हर चीज का। अगर कोई भी इशू होता है तो वो आपको एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है। लेकिन इस केस में क्या आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि ये ओपन लेजर सिस्टम है, अगर फिर भी बहुत ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उस केस में कोई गारंटर नहीं है। तो यहां पर जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस तरह के स्कैम्स में या फिर किसी स्कीम्स में कोई कंज्यूमर नहीं फंस जाए। तो इसके वजह से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ले आए तो दैट इज बेटर। इसके बाद इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, अगर आप ऐसा भी बोल सकते हैं ब्लॉकचेन का जो टेक्नोलॉजी है इट विल बी यूज्ड बाय डिफरेंट स्टार्टअप्स। बहुत सारे स्टार्टअप्स इसको यूज करेंगे टू क्रिएट डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज, और जब ये स्टार्टअप्स बनेंगे तो यहां पर क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट भी आएगा। तो अगर आप इसको एक तरह से ऐसा करते हैं कि आप इसको कुछ रेगुलेशन लाते हैं इसके लिए, और इसमें जो स्टार्टअप्स इंडिया में भी आ रहे हैं, तो उसको क्या होगा कि फंडिंग लेने में आसानी होगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस होगा कि दिस इज अच्छे से ये रेगुलेटेड है। इसके बाद क्या है, मिटिगेटिंग इलिसिट एक्टिविटीज रेगुलेशन कैन एस्टैब्लिश मेजर टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। ऑब्वियसली आपको पता है इसको बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है, इस टेक्नोलॉजी को इसका मिसयूज किया जा सकता है इन मनी लॉन्ड्रिंग। तो यहां पर अगर इसको हम लोग रेगुलेट करते हैं तो ये जो इलिसिट एक्टिविटीज होता है, जो ड्रग ट्रेडिंग या फिर आप जो बोल सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, इसको जो है रोका जा सकता है। इसके बाद आती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वुड मॉनिटर एंड मैनेज पोटेंशियल रिस्क टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब देखिए अगर धीरे धीरे अगर हम लोग ऐसे तो बहुत जगह इसको रेस्ट्रिक्शंस हो गया है, लेकिन अगर फॉर दैट मैटर अगर इसको एज अ अल्टरनेटिव वे में हम लोग इसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करने लगे, तो आपको पता है कि अगर इसमें कुछ गड़बड़ी होता है तो इट कैन डीस्टेबलाइज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी जो है ये जो है दिक्कत पहुंचा सकता है। तो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा टैक्सेशन एंड कंप्लायंस। अब अगर आप इसके लिए कुछ रेगुलेशन फ्रेमवर्क बनाएंगे, इसके ट्रांजैक्शंस को वॉच करेंगे, तभी तो जाके आप टैक्सेशन भी कर सकते हैं ना। जब तक आपको ट्रांजैक्शंस नहीं पता चलेगा तो आप इससे टैक्सेशन कैसे करेंगे। तो इसी कारण आपको इसके लिए भी एक फ्रेमवर्क चाहिए। इसके बाद जो है रेगुलेशंस क्या होगा, अगर आप रेगुलेशंस लाते हैं तो ऑब्वियसली किसी भी टेक्नोलॉजी में इनोवेशन ज्यादा होगा, न्यू स्टार्टअप्स आएंगे जो कि इस टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन के और डिफरेंट यूज के लिए भी। आपको पता है ब्लॉकचेन जो है इसका बहुत वास्ट यूसेजेस है। इसका एक बहुत बड़ा यूसेज देखा जा रहा है हमारे यहाँ जो इलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें इसको इनकलकेट करने का। इवन आपने सुना होगा सॉवरेन आइडेंटिटी के लिए, क्योंकि ये ओपन लेजर मैकेनिज्म पे काम करता है तो काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है। तो यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करना या फिर उस तरह के जो आप बोल सकते हैं आइडेंटिटी को, मतलब एक तरह से जो सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी की बात होती है, तो उसमें भी ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हैं। और भी इसका इवन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ब्लॉकचेन का बहुत सारा यूसेजेस है। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करते हैं जिसमें ब्लॉकचेन यूज होता है तो पूरे टेक्नोलॉजी में और इनोवेशन आएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल अलाइनमेंट क्या है कि वर्ल्ड ओवर अगर क्रिप्टो करेंसी के लिए कंट्रीज पॉलिसीज बना रही है, तो अगर आप नहीं बनाते हैं तो आप पीछे रह जाएंगे और आप हो सकता है ना कि ग्लोबल प्रैक्टिसेस के अनुसार अपने आप को अलाइन नहीं कर पा रहे हैं और एक टाइम पे हो सकता है कि बहुत ज्यादा गैप क्रिएट हो जाए। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए इट इज
वेरी इंपॉर्टेंट टू एक जो है एक फ्रेमवर्क बनाया जाए फॉर क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया. नाउ द एंड इज, इसके अलावा आप कुछ और भी पॉइंट सोच सकते हैं. मैं ऑलरेडी आपको बोल रहा हूं कि दिस इज जस्ट अ फ्रेमवर्क, दिस इज जस्ट अ आउटलाइन अबाउट द मॉडल आंसर. एक्चुअल आंसर तो आपको खुद से ही लिखना है, जो भी पॉइंट्स होंगे, जो भी करंट रेलिवेंट एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ये सारे पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हैं और इसी तरह का जो है आपका स्ट्रक्चर रहेगा. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, दैट इज कंक्लूजन. कंक्लूजन में क्या करना है, हमें एक फॉरवर्ड थिंकिंग कंक्लूजन लिखना है. तो आप लिख सकते हैं कि वी कैन स्टैब्लिश अ कॉम्प्रिहेंसिव फॉरवर्ड थिंकिंग एंड अडैप्टेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो करेंसी. हमें ऑब्वियसली हमारा जो नजर रखना है दैट इज मस्ट बी फॉरवर्ड थिंकिंग. नहीं है कि बिल्कुल ही बैन कर दें या कुछ, इसके बारे में रिसर्च करते रहना चाहिए. और हम अगर ऐसा करते हैं तो ये क्या होगा, प्रोटेक्ट करेगा कंज्यूमर्स को, फॉस्टर करेगा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और मिटिगेट करेगा इलिसिट एक्टिविटीज लाइक इलीगल ड्रग ट्रेडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग. तो इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं. एक आपको इसमें एक अच्छा नंबर मिलेगा. अगर मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि 10 मार्क में अगर आप बहुत एक्सेप्शनल आंसर लिखते हैं तो आप जो है यू विल गेट अराउंड 6 मार्क्स, और अगर आप बहुत एवरेज आंसर लिखते हैं तो यू विल गेट अराउंड 2.5 to 3.5 नंबर्स. तो इस तरह से आप ध्यान में रखिए कि आपको एक अच्छा सा आंसर लिखना है. अगर आप सारे रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करते हैं तो यू विल डेफिनेटली गेट ओवर 4 मार्क्स. तो इस तरह से ही आप अपने स्कोर्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और हम लोग इसी को करेंगे ऑन अ डेली बेसिस टिल मेंस तक. आपको एक आंसर डेली लिखना है. अगर आप इवन जो है आप बहुत श्योर नहीं है अबाउट प्रीलिम्स रिजल्ट कि क्या होने वाला है, बट स्टिल आप एटलीस्ट एक आंसर डेली ट्राई करिए लिखने का, और इस आंसर को आप सबमिट कर सकते हैं ऑन आवर पोर्टल. इट विल बी इवैल्यूएटेड बाय डेडिकेटेड मेंटर्स, जो कि आपको इसका फीडबैक भी देंगे, तो आपको इंप्रूव करने में काफी मदद मिलेगा. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू.